नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। भारत में रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। बजे तो रात के 10 हैं, लेकिन दरअसल वक्त भारत का आ गया है। वक्त भारत का इस लिहाज से आ गया है कि समूची दुनिया में भारत का डंका है। G20 की प्रेसिडेंसी भारत को अब सौंप दी गई है, जो 1 दिसंबर से जिसकी शुरुआत हो जाएगी और अगले वर्ष जब ये सम्मेलन होगा तो भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत दुनिया में शांति का संदेश देता है, भारत की बातों को सुना जाता है। ये समय ही भारत का है। वसुधैव कुटुंबकम, यही संस्कार विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। जब विरासत साझा होती है, जब मानवता के प्रति आस्था समान होती है, तो प्रगति के लिए भी समान रास्ते बनते जाते हैं। आज भारत बड़े लक्ष्य तय कर रहा है। 21वीं सदी के नए भारत की प्रेरणा बना हुआ है। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। पूरे विश्व में चर्चा है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत वाले अमेरिका के राष्ट्रपति क्यों नरेंद्र मोदी को सम्मान से सैल्यूट करते दिखते हैं। लेकिन बात सिर्फ अमेरिका की भारत को सैल्यूट की नहीं, मुद्दा है वक्त अब भारत का है। दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत का वो वक्त आ गया जब युद्ध करने वाले, युद्ध का बाजार बनाने वाले, पैसे वाले, हथियार वाले, विकसित वाले और विकासशील वाले सबकी मेजबानी G20 देशों के अध्यक्ष के तौर पर अगले 1 साल अब भारत करेगा। अस्त व्यस्त अर्थव्यवस्था वाले माहौल में युद्ध के बम मिसाइल को झेलते वैश्विक संकट के बीच पर्यावरण पर उबड़ खाबड़ समस्याओं के सामने गिरती करेंसी, बढ़ते ऊर्जा संकट, उफान मारती दुनिया की महंगाई के मोर्चे पर अब अगले 1 साल 20 बड़े मुल्क के बीच मंथन का एजेंडा भारत तय करेगा। भारत के लिए यह अत्यंत सुभग संयोग है कि हम G20 की अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं। भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के मुद्दों पर लाइन और लेंथ भारत के हिसाब से तय करने की जो जिम्मेदारी उठाई, उसका मतलब समझने के लिए ये 2 तस्वीरें देखिए। याद करिए साल 2008 जब G20 समूह के गठन के 9 साल बाद पहली बार अमेरिका में सदस्य देशों के प्रमुखों की बैठक होती है। वो वक्त था विश्व के सामने आई मंदी की महामारी का। तब 20 अर्थव्यवस्थाओं ने तय किया था कि अब मिलकर लड़ना होगा। 14 साल बाद वक्त कोरोना और युद्ध की महामारी की चपेट में आई चुनौतियों का है। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि भारत का G20 देशों की अध्यक्षता हासिल करना बहुत बड़ी सकारात्मक दस्तक है। अगले 1 साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। प्राकृतिक संसाधनों पर ओनरशिप का भाव आज संघर्ष को जन्म दे रहा है और पर्यावरण की दुर्दशा का मुख्य कारण बना है। प्लेनेट के सुरक्षित भविष्य के लिए ट्रस्टीशिप का भाव ही समाधान है। इसमें लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट अभियान
एक बड़ा योगदान दे सकता है। क्यों ये कहना बहुत जरूरी है कि ये वक्त भारत का है? इसलिए दुनिया के नक्शे को देखिए और समझिए कि विश्व को अपना परिवार सदियों से कहते आ रहे भारत के हाथों में कितनी बड़ी जिम्मेदारी आई। 23 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी वाला अमेरिका हो या करीब 18 ट्रिलियन डॉलर वाला चीन, युद्ध की उन्माद में डूबा पुतिन का रूस हो या फिर फ्रांस, जर्मनी, जापान या ब्रिटेन, विश्व का साथ और विश्व का विकास के मंत्र पर सबको एक लाइन में रखकर भारत 200 से ज्यादा बैठकों का आयोजन एक साल में करेगा। अब जरा नोट कर लीजिए कि ये 20 अर्थव्यवस्थाएं दुनिया में कितनी ताकतवर हैं। जैसे दुनिया की 80% जीडीपी की ताकत जिन देशों के पास है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 75% हिस्सेदारी जिन देशों के पास है, विश्व की जनसंख्या का 60% हिस्सा जिन मुल्क में रहता है, भारत उन्हीं की अगुवाई अगले एक साल करने का मुकुट पहन चुका है। G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना हर भारतीय के लिए गर्व का अवसर है। हम अपने देश के विभिन्न शहरों और राज्यों में G20 की बैठकें आयोजित करेंगे। हमारे अतिथियों को भारत की अद्भुतता, विविधता, समावेशी परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि का पूरा अनुभव मिलेगा। हमारी कामना है कि आप सभी मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में इस अद्वितीय उत्सव में सहभागी होंगे। संभव है कुछ लोग देश में या दुनिया में सोचें कि अरे इससे क्या, इंडोनेशिया भी तो मेजबानी एक साल के लिए पाया, अब भारत पाया तो इसमें अलग क्या। इसे समझने के लिए तस्वीरें देखिए। जब अचानक मंगलवार रात खबर आई कि रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच मिसाइल पोलैंड में गिरी। अब इन दो तस्वीरों को एक एक करके समझिए। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पोलैंड की सीमा में मिसाइल गिरती है। युद्ध के संकट पर तुरंत आपात बैठक ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत नाटो सदस्यों की बाइडेन शुरू करते हैं। युद्ध और पुतिन को लेकर नाटो देशों के माथे पर जो चिंता की लकीर उठती है, उसके समाधान के लिए अमेरिका समेत दूसरे देशों को भी जिस देश से सबसे ज्यादा उम्मीद का भरोसा है वो भारत है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी की कही गई बात, ये युद्ध का वक्त नहीं, सभी G20 देश मानते हैं। G20 के ड्राफ्ट में ये बात शामिल भी की जाती है। बिना शांति और सुरक्षा हमारी आने वाली पीढ़ियां आर्थिक वृद्धि या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का लाभ नहीं ले पाएगी। G20 को शांति और सौहार्द के पक्ष में एक दृढ़ संदेश देना होगा। यह सभी प्राथमिकताएं भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक मैसेज था कि दिस इज नो टाइम फॉर वॉर, और इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए डायलॉग एंड डिप्लोमेसी ही सबसे उचित माध्यम है, उस मैसेज का G20 समिट के आउटकम डॉक्यूमेंट के नेगोशिएशंस में एक कंसेंसस बिल्ड करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। जब दुनिया के सामने चुनौतियां ही चुनौतियां खड़ी हैं, एक तो कोविड से उभरती हुई दुनिया, दूसरा रूस यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है, और इस सब चीज के बीच में भारत के वासुदेव कुटुंबकम की जो नीति है वो पूरी दुनिया को समझ में आ रही है, उसकी आवश्यकता समझ में आ रही है। इसके साथ ही भारत का दबदबा तब भी दिखा जब नॉट एन इरा ऑफ वॉर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोले हुए ये शब्द G20 के ड्राफ्ट में शामिल किए गए। कैमरा पर्सन महेश कांडपाल के साथ श्वेता सिंह, बाली, इंडोनेशिया आज तक। बहुत अहम है इस बात को देखना कि जब ये G20 प्रेसिडेंसी भारत को सौंपी गई है, वो समय पूरी दुनिया के लिए कैसा है, क्योंकि जो विश्व व्यवस्था है वो पूरी तरीके से संघर्ष कर रही है। कितनी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो खंड खंड होती नजर आ रही हैं, कितने देश हैं जो यूक्रेन रूस के युद्ध के कारण इस समय कितनी तरह की कटौती झेल रहे हैं, और इन सारी चीजों के बीच भारत दुनिया को दिशा दिखाएगा, क्योंकि भारत की दशा ठीक है। एक वक्त था जब अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस को महाशक्ति माना जाता था। इनके पास शक्ति और लक्ष्मी दोनों थी। सबसे बड़ी बात, इनके पास संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर थी।
जो महाशक्ति वाले इनके रुतबे में 4 चांद लगाती थी। लेकिन वक्त बदला और फिर दुनिया अमेरिका और चीन के बीच बढ़ गई। लेकिन पहले कोरोना महामारी और फिर रूस यूक्रेन युद्ध ने अमेरिका और चीन की दादागिरी को अगर ध्वस्त नहीं किया तो कम से कम लड़खड़ाने पर मजबूर तो कर दिया है। और दुनिया बहुत ध्रुवीय हो गई है, जिसमें भारत के लिए असीमित संभावनाएं हैं। साथियों, 2014 के पहले और 2014 के बाद के भारत में बहुत बड़ा फर्क जो है वो मोदी नहीं है, वो बहुत बड़ा फर्क है स्पीड और स्केल में। दुनिया भर के जानकारों की एक राय है कि मौजूदा माहौल भारत के लिए एक अवसर है। यही नहीं, आने वाले सालों में हिंदुस्तान अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियों की कतार में खड़ा हो सकता है। लेकिन सवाल है कैसे? इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, आज भारत बड़े लक्ष्य तय कर रहा है और उन्हें प्राप्त करने के लिए भी पूरी मेहनत कर रहा है। अब भारत छोटा सोचता ही नहीं है। स्टैच्यू बनाएगा तो दुनिया में सबसे बड़ा, स्टेडियम बनाएगा तो दुनिया में सबसे बड़ा। भारत से पहले चीन, मैक्सिको और अर्जेंटीना G20 की अध्यक्षता कर चुके हैं। वहीं ब्राजील को ये सम्मान साल 2024 में मिलेगा। इन देशों में एक बात समान है कि ये सभी विकासशील देश हैं, जिसमें इस वक्त भारत के पास एक ऐसी निर्णायक एडवांटेज हासिल है जो G20 के किसी भी देश को हासिल नहीं है। इसमें पहले नंबर पर आर्थिक रफ्तार। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। आज भारत डिजिटल लेन देन में दुनिया में नंबर 1 है। आज भारत ग्लोबल फिनटेक के मामले में दुनिया में नंबर 1 है। G20 देशों के छोटे देशों को छोड़िए, टॉप 5 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में भी भारत जीडीपी ग्रोथ के मामले में नंबर 1 है। इस साल अमेरिका की आर्थिक विकास दर 1.6% है, तो चीन की 3.2, जापान की 1.7 और जर्मनी की 1.5। वहीं भारत इन सभी देशों से कहीं अधिक रफ्तार से विकास कर रहा है। और इसलिए मैं कहता हूं कि भारत बदला है। साथियों, आज का भारत अपनी विरासत पर गर्व करते हुए, अपनी विरासत को समृद्ध करते हुए, जड़ों से जुड़े रह करके आसमान छूने के लक्ष्य के साथ विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर के अब निकल पड़ा। यही वजह है कि जानकार भारत की G20 की अध्यक्षता के समय को बहुत अहम मान रहे हैं, क्योंकि इस वक्त दुनिया अमेरिका और चीन के खेमों से बाहर आती दिख रही है, जिसमें भारत एक बहुत अहम खिलाड़ी बनकर उभरा है। अमेरिका हो या फिर चीन, दोनों ही महाशक्तियों की कमजोरियों ने उनकी ताकत पर लगाम लगाई है। चीन को कोरोना महामारी और उसके कर्ज के जाल में फंसाने वाली नीति ने बेनकाब कर दिया है, तो वहीं अमेरिकी प्रभुत्व भी खतरे में है। रूस यूक्रेन युद्ध ने नाटो में ही दरार डाल दी है और तेल की वजह से अमेरिका को उसके सहयोगी आंख दिखा रहे हैं। सबसे ताजा उदाहरण सऊदी अरब का है, जिसने न सिर्फ बाइडेन की चेतावनी को दरकिनार किया, बल्कि सऊदी क्राउन के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के भाई सऊद अल शालान ने अमेरिका को धमकी तक दे डाली। जो भी किंगडम के अस्तित्व को चुनौती दे रहे हैं, उन्हें बताना चाहते हैं कि हम जिहाद और शहादत के लिए बने हैं। अमेरिका और सऊदी अरब में ये सारा झगड़ा ओपेक प्लस समूह के तेल उत्पादन में 20 लाख बैरल प्रतिदिन कटौती की घोषणा के बाद बढ़ा, जिसके बाद बाइडेन ने सऊदी अरब पर रूस और व्लादिमीर पुतिन का सहयोग करने का आरोप लगाया। अमेरिका ने आरोप लगाया कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की मदद के लिए सऊदी अरब ने तेल उत्पादन में कटौती का फैसला किया है, ताकि रूसी गैस पर निर्भरता बढ़ जाए।
CNN को दिए इंटरव्यू में बाइडेन ने कहा, सऊदी अरब ने रूस के लिए जो किया है उसके कुछ नतीजे होंगे। मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ और मेरे मन में क्या है, लेकिन उसके नतीजे जरूर होंगे। अमेरिका और सऊदी अरब में जुबानी जंग बहुत अहम है, क्योंकि सऊदी अरब अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है। यही नहीं, वो अमेरिका से बड़ी संख्या में हथियार भी लेता है, फिर भी उसने रूस को फायदा पहुंचाया। जानकार इसकी एक बड़ी वजह जो बाइडेन का ढीला ढाला रवैया और देश में ही कमजोर होती उनकी स्थिति को बताते हैं, जिसमें इजाफा करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप आगे आ गए हैं। In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States. अमेरिका की तरह चीन भी आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था में मंदी का वायरस एंट्री कर चुका है, जिसने उसकी आर्थिक रफ्तार में कमजोरी पैदा कर दी है। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है, जिसने आपदा को अवसर में बदलकर दुनिया के सामने मिसाल पेश की है। कोरोना काल में भारत ने जितनी वैक्सीन डोज अपने नागरिकों को लगाई और मुफ्त में लगाई, वो जो वैक्सीन डोज है ना, उसकी अगर मैं संख्या का हिसाब लगाऊं तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, उन दोनों की कुल आबादी जो है उससे 2.5 गुना ज्यादा डोज हमने हिंदुस्तान में लगाए। G20 दुनिया का इकलौता सबसे प्रभावी संगठन है, जिसका असर और दबाव बाकी दूसरे संगठनों के मुकाबले बहुत ज्यादा है, जिससे अब विकास और शांति के रास्ते पर जाने के लिए भारत के मंत्र से आस है। इंडोनेशिया के बाली से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। G20 जो 2 दिन का समिट था, उसमें पहले दिन अलग अलग बैठकें हुई, अलग अलग ऐसे मुद्दों पर चर्चा हुई जो पूरे विश्व को इस समय परेशान कर रहे हैं, खासकर G20 से संबद्ध देशों को। आज का जो दिन था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलग अलग विश्व नेताओं से मुलाकात करनी थी। बहुत सारी उनकी मुलाकातें हुई, बहुत कुछ निकलकर इसमें से सामने आया है, लेकिन सबसे खास शायद मुलाकात रही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से। यूक्रेन में पुतिन के एक्शन से बाली में बाइडेन टेंशन में आ गए। पोलैंड ने आरोप लगाया कि रूस ने उस पर हमला किया है, लेकिन बाद में यूक्रेन वजह निकला। लेकिन ऐसी एक खतरनाक जंग सारी दुनिया को हैरान कर दिया। ये लड़ाई G20 की मीटिंग के दौरान हुई, जिसमें जुबान तीर बन गई। इस युद्ध में एक तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग थे, तो उनका मुकाबला कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कर रहे थे। इस दौरान जिनपिंग का चेहरा देखने लायक था। ये देखिए, ऐसा पहली बार है कि जब कैमरे पर दुनिया के 2 बड़े नेताओं ने एक दूसरे पर आपा खोया हो। सबसे पहले समझिए, आखिर जिनपिंग और जस्टिन ट्रूडो के बीच हुआ क्या? 而且我们也不是那样进行的，所以非常尊重的态度来进行很好的沟通。 Canada will believe in free and open and frank dialogue, and that is what we will continue to have. We will continue to look to work constructively together, but there will be things we will disagree on, and we will have to continue. कनाडा और चीन के बीच जुबानी जंग का एक बैकग्राउंड है, जिसमें कनाडा के प्रधानमंत्री चीन पर यानी जिनपिंग पर उनके यहाँ होने वाले चुनावों में दखलंदाजी करने का इल्जाम लगा चुके हैं। कनाडा में एक स्थानीय एजेंसी ने दावा किया कि चीन कथित तौर पर चुनाव में सीधे तौर पर शामिल था, जिसने हाल के एक मतदान में उम्मीदवारों के गुप्त नेटवर्क को फंड दिया था। ये बताया गया कि इस कथित गुप्त नेटवर्क के कुछ सदस्य जानबूझकर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे थे। ऐसा पहली बार नहीं है जब चीन पर दूसरे देशों के चुनावों में दखलंदाजी करने का आरोप लगा हो। कनाडा से पहले अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया चीन को इसके खिलाफ चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और नौबत यहाँ तक आ पहुंची।
而且我们也不是那样进行的，所以互相尊重的态度来进行很好的沟通。 Canada, we believe in free and open and frank dialogue, and that is what we will continue to have. We will continue to look to work constructively together, but there will be things we will disagree on, and we will have to continue. चीन को लेकर दुनिया में नकारात्मकता रिकॉर्ड स्तर पर है। कोरोना को लेकर चीन का झूठ सारी दुनिया पर भारी पड़ा। कई देश और लोग कोरोना महामारी के लिए चीन को दोषी मानते हैं, इसीलिए अब वो खुलकर चीन के राष्ट्रपति को ललकार रहे हैं। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। दुनिया भर के देश हिंदुस्तान के शांति संदेश में विश्वास जता रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के साथ फोटो शेयर करते हुए ट्वीट कर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शांति के लिए हम एक ही एजेंडा साझा करते हैं। हम भारत की आगामी G20 अध्यक्षता के तहत इस पर काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 में जिस भी नेता से मुलाकात की, उसके चेहरे पर भारत को लेकर यही विश्वास दिखा। वो चाहे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हों, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज या फिर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। हर नेता के साथ पीएम मोदी की बॉन्डिंग दिखी। भारत में यही विश्वास युद्ध की तपिश झेल रहे जर्मनी और फ्रांस के नेताओं को पीएम मोदी के संदेश पर यकीन करने की शक्ति दे रहा है। पश्चिमी देशों में भरोसा जगा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ भारत ही रूस यूक्रेन युद्ध में शांति करवाने की क्षमता रखता है। अमेरिका पहले ही कह चुका है कि पीएम मोदी अपने संबंधों का इस्तेमाल कर युद्ध समाप्त करने की पहल करे। भारत हमेशा शांति और कूटनीति की बात करता आया है। पिछले दिनों रूस से पीएम ने साफ साफ कह दिया था कि ये युग युद्ध का नहीं है। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। बड़ी बात यह है कि G20 घोषणा पत्र के मसौदे पर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर गतिरोध बना हुआ था, जिसमें आम सहमति बनाने में भारत ने अहम भूमिका निभाई, जिसके केंद्र में पीएम का रूस पर दिया गया बयान था। बाली में प्रधानमंत्री ने यूक्रेन विवाद सुलझाने के लिए युद्ध विराम और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया और दुनिया को बताया कि आखिर हिंदुस्तान बाकी देशों से अलग क्यों है। भारत का ये लक्ष्य सिर्फ अपने लिए नहीं है, हम स्वार्थी लोग नहीं, हमारे संस्कार नहीं है। 21वीं सदी में आज विश्व की भारत से अपेक्षाएं हैं, जो आशाएं हैं, भारत उसे अपनी एक जिम्मेवारी समझता है, एक दायित्व के रूप में देखता है, और हम दुनिया की भलाई के लिए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मक्कम है, संकल्पबद्ध है। तो दुनिया मानती है कि भारत ही यूक्रेन युद्ध का शांति से निपटारा करवा सकता है। अब इसका फायदा G20 संगठन को भी होगा, जिसके देश गंभीर मतभेदों से जूझ रहे हैं, जिसका सबसे विस्फोटक रूप जिनपिंग ट्रूडो के बीच जुबानी जंग के रूप में सारी दुनिया हैरानी से देख रही है। इंडोनेशिया के बाली से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।